हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 2 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें कवर करी थी, जिसमें इसकी आईयूपैक नेमिंग भी था, हाइड्रोकार्बन्स भी थे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखो और फिर आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर क्लास 10। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आ जा रही है हेटेरो एटम की। हेटेरो एटम दोज एटम विच आर प्रेजेंट इन अ हाइड्रोकार्बन अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन के लिए बने होते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर उसके अलावा कोई अलग से एटम आएगा तो हम उसको क्या कहते हैं? हेटेरो एटम कहते हैं। इसमें अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ऐसे एटम्स आपको हाइड्रोकार्बन में दिख जाएंगे। ये जब दिखने लगते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो हेटेरो एटम दोज एटम विच आर प्रेजेंट इन अ हाइड्रोकार्बन अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्लियर है? आइए अब फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। which make the compound reactive and decide its chemical properties। ये कंपाउंड को रिएक्टिव बनाते हैं, इनकी प्रेजेंस इनको रिएक्टिव बनाती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी यही डिसाइड करते हैं। कौन? फंक्शनल ग्रुप। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपको। ये हमारे कोर्स में 5-6 टाइप के हैं। आइए उनके बारे में जरा देख लेते हैं हम। पहला है एल्कोहल, राइट। इसका सिंबल होता है OH। एल्कोहल का सिंबल होता है OH। सिंबल मतलब जो हम इसको यूज करेंगे तो OH लिखा जाएगा हमारे फॉर्मूले में। और सफिक्स जो यूज करते हैं वो ओल होता है, ओल। अभी अल्कोहल में कैसे बनाते हैं देख लेंगे। फिर दूसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO होता है। कई बार इसको अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला खोल के लिखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O ऊपर आता है और H यहाँ पे आता है। तो इसको हम ऐसे भी एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो अल होता है, AL, राइट। नेक्स्ट आ जाइए कीटोन। कीटोन CO होता है और ये चेन के बीच में आता है, ठीक है। दोनों तरफ इसके कार्बन चेन लगेगी तो इसकी निशानी है कि बीच में आता है। अगर इसको हम खोल के लिखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ बॉन्ड ऐसे बनता है। और इसका सफिक्स होता है ONE, ओन। इसे ओन पढ़ते हैं, वन नहीं पढ़ते। नेक्स्ट आ जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड। ये COOH होता है, राइट। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O ऊपर चला जाएगा और OH नीचे आ जाएगा, तो COOH। और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो टेबल में, ओइक एसिड, राइट। ऐसे ही एस्टर आते हैं। एस्टर हमारा C डबल बॉन्ड O, ये भी चेन के बीच में आता है जस्ट लाइक कीटोन। तो ये C डबल बॉन्ड O, इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। और इसके लिए सफिक्स होता है O8, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो टेबल में, O8, राइट। नेक्स्ट आ जाओ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो है हम 4 टाइप के होते हैं। हेलोजन के लिए यूज हो रहा है हेलो एल्केन। हेलोजन 4 टाइप के होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से जो भी प्रेजेंट होगा उसका सफिक्स आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लिखा हुआ है। तो क्लोरीन के लिए क्लोरो लगेगा, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लगेगा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो होता है और आयोडीन के लिए आयोडो होता है। और ये प्रीफिक्स हैं, ये आगे लगते हैं, सफिक्स नहीं है ये। क्लियर है? अब इनको कैसे अप्लाई करना है आइए वो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले हम अल्कोहल की सीरीज पढ़ रहे हैं। इसका होता है OH। अभी मैंने आपको बताया था इसका सिंबल होता है OH और इसके लिए सफिक्स यूज होता है ओल। जब भी हमारे कार्बन कंपाउंड में जो सफिक्स लगेंगे, अगर उनमें A, E, I, O, U ऐसा कोई आ रहा है तो हम एन से E हटा के और उनका वो लगा देंगे, क्या? सफिक्स लगा देंगे। कैसे लगाते हैं अभी देखते हैं, आइए। जैसे पहला है हमारा CH3OH। अगर आप इसमें देखोगे CH3OH में तो एक ही कार्बन आ रहा है, तो एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम एन। एन का E काट देंगे और OH के लिए हम ओल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल, लिखा हुआ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या करते हैं हम CH3CH2OH। इसमें 2 कार्बन हो गए, अगर आप देखो तो ये हो गया एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन E कटेगा ओल, इथेनॉल। ऐसे ही 3 कार्बन के लिए हो जाएगा CH3CH2CH2OH। इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं तो ये हो गया आपका प्रोप
एन सिंगल बॉन्ड के लिए ई हटेगा, ओल लग जाएगा, प्रोपेनोल, राइट। फिर अगर 4 कार्बन के लिए देखोगे तो CH3 CH2 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 OH, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल। आप देख रहे हो कि होमोलोगस सीरीज है, हर सक्सेसिव मेंबर एक C और 2 H से इंक्रीज होता जा रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में होमोलोगस सीरीज का टॉपिक कवर किया था, तो आप उसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि इसमें एक C और 2 H इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे ही 5 वाला हो जाएगा हमारा पेंटेनोल और 6 वाला हो जाएगा हमारा हेक्सिनोल। 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स लिखते हैं हम उसके लिए। क्लियर है? अब इनके दो के हमें पहले 2 के कॉमन नेम याद रखने हैं। तो पहले वाले का होता है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, और दूसरे वाले का होता है इथाइल अल्कोहल। बस 2 के याद रखने हैं हमें, पहले पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल, राइट। नेक्स्ट आइए एल्डिहाइड की सीरीज देख लेते हैं। इसमें हम H और CHO लगाते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम सिर्फ H लगा देते हैं, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ एक कार्बन काउंट होगा, मेथ। फिर एन लगेगा, ई हट के अल लग जाएगा। मैंने अभी बताया था कि आपको इसके लिए CHO के लिए हम अल लगाते हैं, राइट। CHO ऐसे खोल के लिखा जाता है, बंद कंडेंस फॉर्म में तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। अभी नेमिंग कराऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगले वाले में CH3 CHO आ जाएगा। इसमें अब आपके 2 कार्बन हो गए, तो ये हो गया एथ एन अल, इथेनल। फिर CH3 CH2 CHO हो जाएगा। इसमें 3 कार्बन हो गया, तो प्रॉप हो जाएगा ये, प्रॉप एन सिंगल बॉन्ड के लिए ई हटेगा, अल लग जाएगा। फिर ऐसे ही अगला ले लो, CH3 CH2 CH2 CHO, 4 कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा ब्यूट एन, ई हटेगा, अल लग जाएगा। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, एक C और 2 H इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे ही पेंटेनल हो जाएगा और ऐसे ही हेक्सिनल भी हो जाएगा। 6 तक हमने करने, राइट। पहले 2 का कॉमन नेम है, पहले वाले को कहते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरे वाले को कहते हैं हम एस्टेल्डिहाइड। इन 2 पहले के हमने कॉमन नेम भी लर्न करने, राइट। आइए आगे देखते हैं। ये कीटोन की आ रही है। कीटोन एक ऐसा मेंबर है जो चेन के बीच में आता है, तो इसलिए जो इसका पहला मेंबर है वो 3 से शुरू होता है। एक कार्बन इधर लगेगा, एक कार्बन इधर लगेगा और एक इसका खुद का हो जाएगा। तो पहला जो मेंबर बनता है उसका बनता है CH3 CO CH3, जो कि प्रॉप से बनता है। प्रॉप एन, एन का ई हटेगा, ओन लग जाएगा, क्योंकि इसका सफिक्स होता है ओन। 1 नहीं है, ये ओन है, प्रोपेनोन, राइट। फिर ऐसे ही हम CH3 CH2 CO CH3, अगर हम देखेंगे तो ये 4 वाले हो गए, तो हो गया ब्यूटेनोन। इसका नंबर भी बताया जाता है किस नंबर पे आ रहा है, क्योंकि बीच में जा रहा है, तो इसलिए हम मिनिमम नंबर जिधर से आएगा उधर से काउंटिंग लिख के हम इसको नंबर दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनोन। लास्टली बताया था नंबरिंग कैसे करी जाती है। फिर अगला आ जाओ CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसमें हो गए आपके 5 कार्बन, यानी पेंटेनोन, पेंटेनोन। नंबरिंग करोगे तो ये 3 नंबर पे आ रहा है दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 3 पेंटेनोन। क्लियर है? फिर एक और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3, ये बीच में आ गया आपका 6 वाला, तो ये हो गया 6 मेंबर की वजह से हेक्स, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन और ई कट के ओन, कीटोन की वजह से, और ये 3 नंबर पे आ रहा था, उसका नाम हो जाएगा 3 हेक्सिनोन। और इसमें हमें सिर्फ पहले मेंबर का ही कॉमन नेम याद रखना, जो कि होता है एसीटोन। सुना भी होगा आपने, नेल पॉलिश रिमूवर होता है एसीटोन, राइट। नेक्स्ट आइए, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होती है C डबल बॉन्ड O OH, COOH बन जाता है। इसके लिए सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड, राइट। तो इसका पहला मेंबर जो होगा वो H से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें C ऑलरेडी आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका मेथ। एक कार्बन के लिए मेथ, एन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई काटोगे तो ओइक एसिड लग जाएगा, तो ये बन गया मिथेनोइक एसिड, ये आपने सुना भी होगा पहले भी। CH3 COOH सेकंड मेंबर है, इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं तो एथ हो जाएगा, एन सिंगल बॉन्ड के लिए ई काटोगे तो उसका लग जाएगा ओइक एसिड, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। ये भी आपने सुना होगा, विनेगर होता है, राइट।
आगे बढ़ते हैं। CH3CH2COOH, तीन कार्बन हो गए तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। फिर ऐसे ही आगे चलेंगे, CH3CH2CH2COOH, 4 कार्बन हो गए तो ये बन गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? ऐसे 5 वाले के लिए पेंटेनोइक एसिड और 6 वाले के लिए हेक्सेनोइक एसिड होता है। और हमें पहले 2 के कॉमन नेम भी याद करने, ये होता है फॉर्मिक एसिड और ये होता है एसिटिक एसिड। ये पहले वाले को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, सुना भी होगा आपने फॉर्मिक एसिड, और दूसरे वाले को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ये भी आपने सुना होगा। एसिटिक एसिड बहुत कॉमन यूज होता है ये विनेगर। क्लियर है? अगली सीरीज देख लेते हैं, एस्टर की सीरीज है। एस्टर COO होता है, इसको अगर हम खोल के लिखें तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम ऐसे बना सकते हैं, और इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं हम OAT, क्योंकि ये बीच में आ रहा तो ये भी 3 वाले से शुरू होगा, एक कार्बन इसके इधर लगेगा, एक कार्बन इसका इधर लगेगा, एक खुद का, तो कम से कम इसमें जो मेंबर होंगे वो 3 होंगे, CH3COOCH3। तो ये हो गया प्रोपेन सिंगल बॉन्ड के लिए, और E काट के OAT, प्रोपेनोएट, इसका भी हम नंबरिंग डालेंगे तो ये 2 प्रोपेनोएट हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा CH3CH2COOCH3, हमने CH2 इंक्रीज कर दिया। जब इसका नेमिंग लिखोगे तो ये भी हो जाएगा 2 ब्यूटेनोएट, ब्यूट हो गया 4 के लिए और ओएट हो गया एस्टर के लिए। ऐसी CH3CH2COOCH2CH3, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे आ रहा है पेंटेनोएट। पेंटेन होता है, पेंट होता है 5 के लिए, एन हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए और OAT हो गया एस्टर के लिए। फिर अगला ले लेते हैं CH3CH2CH2COOCH2CH3, इसमें ये 3 नंबर पे आ रहा है और ये हो गया हेक्स एन OAT, हेक्सेनोएट। क्लियर है? हाथ से एक बार करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। अभी आगे मैं इसको मिक्स करके भी कराऊंगा, अभी आपको समझ आ जाएगी। आइए, ये हेलो एल्केन है, इसके लिए हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स 4 हो सकते हैं, या तो क्लोरीन हो सकता है, या फ्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्लोरीन वाली सीरीज ले रहे हैं, Cl, ये सारी Cl के लिए, कोई भी ले सकते हैं आप। क्लोरीन होगा तो क्लोरो यूज करोगे, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो यूज करोगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो यूज करोगे, और आयोडीन होगा तो आयोडो यूज करोगे, और ये प्रीफिक्स होते हैं। आइए, जैसे पहला आ रहा है हमारा CH3Cl, तो इसमें एक ही कार्बन है, ये वाला कार्बन मत काउंट करना, ये Cl एक साथ होता है। CH3Cl तो एक कार्बन है, तो ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन। एक कार्बन के लिए मेथ होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए एन मीथेन, और आगे लग गया क्लोरो। ऐसे CH3CH2Cl, 2 कार्बन हो गए तो ये हो गया क्लोरोइथेन। फिर हो जाए CH3CH2CH2Cl, ये हो गया आपका क्लोरोप्रोपेन, 3 के लिए प्रोप यूज होता है। फिर CH3CH2CH2CH2Cl, ये हो गया आपका क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, इसमें भी एक C और 2 H इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे ही क्लोरोपेंटेन भी आएगा, क्लोरोहेक्सेन भी आ जाएगा। पहले 2 के हमें कॉमन नेम याद रखने, पहले का नाम होता है मिथाइल क्लोराइड और दूसरे का नाम होता है इथाइल क्लोराइड। पहले 2 के ही करने, बाकियों के हमें कॉमन नेम नहीं लर्न रखने। क्लियर है? तो आइए अब इनको मिक्स करके बनाते हैं। आईयूपैक नेमिंग देखते हैं इसकी कैसे करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप आईयूपैक नेमिंग मैंने लास्टली भी कराई थी आपको, वो भी एक बार रिव्यू करा दूंगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये CCCOH, इस पे H भी लगेंगे। आपको बताया था H कैसे लगते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो एक बॉन्ड पहले से लगा तो 3 H लग गए। ऐसे इसकी भी वैलेंसी 4 है, तो 2 बॉन्ड एक इधर और एक इधर लगा हुआ है, तो 2 रह गए थे तो 2 H लग गए। सेम हेयर, राइट? अब इसका नेमिंग लिखनी है हमें, तो सबसे पहले इसको पहचानना है आपने, ये अल्कोहल लगा हुआ है और 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ई हटेगा ओल लग जाएगा, प्रोपेनोल। आइए एक और देख लेते हैं, CCCOH, बाकी कार्बन लगा देंगे, सॉरी हाइड्रोजन लगा देंगे बाकी हम, राइट? अब इसमें साफ दिख रहा है कि ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, CHO,
स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका। 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनल, एल लग जाएगा उसका। आइए और देख लेते हैं। कार्बन पे एच लगा देंगे हम। ये स्ट्रक्चर फार्मूला, कई बार कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला भी आ जाता है, वो भी मैं अभी करा देता हूं आपको। इसमें पहचान करनी पड़ेगी कि आपको ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 के लिए लिख लेंगे हम पेंट एन, सिंगल बॉन्ड के लिए ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका नाम हो गया पेंटेनोइक एसिड। आइए एक और देख लेते हैं यहाँ पे। जब भी कार्बन चेन के बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे यहां बीच में आ गया, ये कीटोन होता है CO। तो कीटोन के लिए हम, हमारे पास 4 कार्बन है तो ये लिख देंगे हम ब्यूट एन, ई हटाएंगे तो ओन लगा देंगे, ब्यूटेनोन। बट इसके नंबरिंग भी करी जाती है, जिधर से मिनिमम आए, तो इधर से देखोगे तो ये 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से 3 नंबर पे, तो जिधर से मिनिमम आएगा उधर से नंबर का, तो ये हो गया 2 ब्यूटेनोन। क्लियर है? भाई और देख लेते हैं। ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, इसमें H बंद करके लिख दिया हमने। तो आप देखोगे इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है Cl, तो 4 कार्बन आ रहे हैं और ये क्लोरीन लगा हुआ है, यानी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में ये आगे लिखा जाता है क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? एक और देख लेते हैं। साफ दिख रहा है कि ये एल्डिहाइड लगा हुआ है। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, एन हो जाएगा, अल हो जाएगा, ई काट के अल लग जाएगा, तो ब्यूटेनल। आइए और देख लेते हैं। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन है तो हो जाएगा ये प्रोप एन, ई काट के लिख देंगे ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें OH लगा हुआ है, एल्कोहल लगा हुआ है और 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोल, ओल लग जाएगा। समझ आ रहा है? आइए और देख लेते हैं, एक्सपैंड करके दिखा देता हूं कैसे बनाते हैं फिर से। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार स्ट्रक्चर फार्मूला में, क्योंकि सब एक्सपेंड कर देते हैं तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और 4 कार्बन हो गए, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। आइए और देख लेते हैं। तो बीच में आ रहा है, बीच में मैंने आपको बताया था कीटोन होता है और उसको हमें नंबरिंग भी करनी होती है, तो इधर से मिनिमम नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा इसको, तो हम नंबरिंग कर देंगे इस साइड से और इसका हो जाएगा 6 है तो ये हो गया 2 हेक्सेनोन। क्लियर है? आइए एक ब्रांच वाला भी देख लेते जो पिछली बार करा था हमने। इसमें हम सबसे पहले लॉन्ग चेन पहचानते थे, तो ये हो गई हमारी लॉन्ग चेन। जैसे आप लॉन्ग चेन को सर्कल करोगे तो आपको ब्रांच चेन दिखने लग जाएगी। फिर इसको नंबरिंग करते थे हम, जिधर से मिनिमम आएगा, तो इस साइड से 2 आ रहा है, इस साइड से 3 आ रहा है, तो हम इस साइड से नंबरिंग कर देंगे। तो 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, मेथ लगा हुआ है और YL लिख देंगे, क्योंकि ब्रांच चेन के लिए हम YL लिखते थे। और फिर लॉन्ग चेन का नाम लिख देंगे जो कि है ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? इसकी और प्रैक्टिस करना, नेमिंग की आ जाती है ये। आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब इसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले कोल की डेफिनेशन आ रही है। कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, along with small amount of sulfur and nitrogen in it।
थोड़ा सा क्वांटिटी होती है सल्फर और नाइट्रोजन इन इट। सल्फर और नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ही ये पोल्यूटेंट कॉज करता है, पोल्यूशन कॉज करता है। सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है जलने पे, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, तो उससे भी पोल्यूशन होता है, उससे भी एसिड रेन कॉज करते हैं। तो कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन इट। इसलिए कोल बैन किया जाता है, कई जगह पे जलाने में मना किया जाता है। हाउ कोल वाज फॉर्म्ड? Coal millions of years ago when terrestrial plant and animal died and got buried under the earth's surface due to high temperature and pressure get converted into coal। जब भी जमीन वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल जब मरते हैं और दफन हो जाते हैं, दब जाते हैं किसके जमीन के नीचे, तो मिलियंस ऑफ ईयर एगो बाद में हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ही वो कोल बन जाते हैं, राइट। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हम क्रूड ऑयल को कहते हैं। द क्रूड ऑयल is a mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbon। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है ये। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। along with small amount of salt, water and earth particle etc in it। तो क्योंकि समुद्र से निकलता है ज्यादातर, तो इसमें सॉल्ट हो सकता है, पानी हो सकता है, अर्थ पार्टिकल हो सकता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं जब हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ several solid, liquid and gaseous hydrocarbon along with small amount of salt, water and earth particle in it, right। अब क्वेश्चन आता है हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड। तो सेम वैसे ही होता है, मिलियंस ऑफ ईयर एगो व्हेन एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, समुद्र में दबते हैं जब एक्वेटिक वाले, तो व्हेन एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल गॉट डाइड एंड बरीड अंडर द अर्थ सी बेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। क्लियर है? तो समुद्र के नीचे दबेंगे, पानी में दबेंगे तो पेट्रोलियम बन जाते हैं, और अगर जमीन के नीचे दबते हैं वही लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो कोल बन जाते हैं। क्लियर है? आइए अब इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाई डू सम सब्सटेंसेस बर्न विद फ्लेम और सम विदाउट फ्लेम। कुछ तो फ्लेम से जलते हैं, जैसे कि हमारी एलपीजी, आप उसको जलाओ हमेशा फ्लेम आएगी, और कुछ बिना फ्लेम के भी, जैसे कि कोल अगर आप जला दो और उसके हाथ सेक सकते हो, फिर बिना फ्लेम के जलता रहता है वो, राइट। तो ऐसा क्यों होता है वो पूछ रहा है। सो दो सब्सटेंसेस व्हिच आर गैसियस और प्रोड्यूस गैस ऑन कंबशन, या तो वो गैसियस हो या जलने पे गैस बनाते हो, बर्न विद फ्लेम, अदरवाइज विदाउट फ्लेम। जैसे कैंडल है तो सॉलिड, लेकिन जब उसको बर्न करते तो पहले मेल्ट होती है, फिर वेपराइज होती है और फिर बर्न होती है, तो वेपर बन गई, गैस बन गई उसकी, तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है कैंडल। ऐसी एलपीजी तो पहले से ही गैस है, लेकिन कोल सॉलिड है, इसलिए वो विदाउट फ्लेम जलता है। ऐसी वुड भी जब तक उसका गैसियस प्रोडक्ट वॉलेटाइल मटेरियल निकलता रहता है तो वो फ्लेम बनाती है, उसके बाद वो भी बिना फ्लेम के जलती रहती है, राइट। अब टाइप्स ऑफ फ्लेम, दो टाइप्स की फ्लेम होती है, एक ब्लू फ्लेम जो हम एलपीजी में देखते हैं, एक येलो फ्लेम जो हम कैंडल या दिए में देखते हैं, राइट। तो आइए क्या होती है ब्लू फ्लेम, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इन लार्ज अमाउंट ऑफ एयर या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, क्योंकि एयर ऑक्सीजन पूरी है तो कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस एंड बर्न विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी होता है, सूट होता है, जब आप किसी चीज को जलाते हो तो देखना उसके ऊपर छोटे छोटे अनबर्न्ड पार्टिकल जा रहे होते हैं, कॉल्ड सूट। अगर आप दिया जलाओ तो ऊपर काला हो जाता है, वो काला क्यों है, बिकॉज ऑफ सूट, राइट। तो ब्लू फ्लेम व्हेन अ सब्सटेंस बर्न विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, पूरा जल जाता है, एंड बर्न विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, सूट नहीं बनता। जैसे एलपीजी एग्जांपल आ जाएगा इसमें, एलपीजी देखना, कभी भी एलपीजी जलाओगे तो आपको ब्लू फ्लेम दिखेगी। येलो फ्लेम व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, मतलब जब एयर की सप्लाई कम होती है, देन इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस एंड बर्न विद येलो एंड सूटी फ्लेम, तो येलो भी बनेगी और सूटी भी बनेगी, राइट। तो कैंडल में ये होता है, दिए में भी ऐसा ही होता है, वहां पे इनसफिशिएंट एयर होती है तो जिसकी वजह से वो येलो फ्लेम बनाते हैं। आइए अब जो हमारा एलपीजी है वो क्यों ब्लू फ्लेम बनाता है, तो उसके रीजन है उसके होल्स। तो व्हाई गैस स्टोव हैव होल्स इन इट, क्यों होते हैं, उसी का रीजन है, सो दैट एयर गेट मिक्स विद द गैस, ताकि हवा जो है वो मिक्स हो जाए किससे, गैस, एंड कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, और पूरी के पूरी कंबशन हो एंड प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम। दैट्स व्हाई गैस स्टोव हैव होल्स इन इट। देखे होंगे आपने छोटे छोटे गैस स्टोव में होल्स होते हैं, राइट। तो उसके जो छेद होते हैं उससे एयर अंदर जाके उससे मिक्स होके फिर बर्निंग होती है,
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल गेट ब्लैकेंड। कई बार क्या होता है वो जो छेद है छोटे छोटे वो बंद हो जाते हैं, अगर वो बंद हो जाएंगे तो उसकी फ्लेम येलो होने लग जाएगी। आप देखना अगर वो बंद हो, निशानी है कि आपके होल्स क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, तो आपको उसको खुलवाना पड़ता है या उसकी पिन आती है, पिन मार के खोलना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन है, वाई बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल गेट ब्लैकेंड। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल है, जो बर्तन है या कुकर है, उसके नीचे थल्ला काला हो जाएगा। तो व्हेन द होल्स ऑफ गैस स्टोव गेट ब्लॉक्ड, जब वो ब्लॉक हो जाते हैं, देन इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस एंड प्रोड्यूस येलो एंड सूटी फ्लेम। तो येलो और सूटी फ्लेम आ जाएगी अब, क्योंकि ब्लॉक हो गए वो, विच मेक द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल ब्लैकेंड। वो ही इसको ब्लैक कर देते। आप उनको छेद को खोल दो, फिर ये सही से काम करेगा। आइए नेक्स्ट आइए, डिसएडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है तो उसके डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है हमें। पहला तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल, हमारा फ्यूल वेस्ट हो रहा है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, तो बिना जले फ्यूल उड़ रहा है। नंबर 2, ब्लैकन द यूटेंसिल, जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल है वो काले पड़ जाएंगे। प्रोड्यूस स्मोक विच कॉज एयर पोल्यूशन। अगर इनकम्प्लीट कंबशन तो उसमें स्मोक भी निकलेगी, सूट भी निकलेगा, और कॉज एयर पोल्यूशन, जिससे एयर पोल्यूशन होगा। और ब्लॉक्ड द चिमनी, और जब ये सूट जाएगी तो चिमनी में जाके वो उसको ब्लॉक कर देगी। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, व्हाई वी यूज मिक्सचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को ही क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एयर एसिटिलीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग पर्पस। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन में क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस होती है इथाइन, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, उसका नेम होता है, कॉमन नेम होता है। तो ऑक्सीजन और इथाइन गैस को कॉम्बिनेशन यूज करते हैं रादर देन एयर और इथाइन गैस। उसका रीजन होता है बिकॉज इन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन मिक्सचर कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस। ऑक्सीजन उसको पूरी तरह जलने में हेल्प करती है, विच प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, जिससे हीट बहुत ज्यादा आती है, एंड रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। वही हमें वेल्डिंग पर्पस के लिए चाहिए होती है, हीट होगा तो मेल्ट होगा। बट इन एयर एसिटिलीन लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। अगर हम एयर के साथ ले रहे हैं तो फिर उसका अमाउंट ऑफ हीट कम हो जाता है। So that is why we use oxyacetylene flame for welding purpose rather than air acetylene mixture. क्लियर है यहाँ तक? तो होप सो आपको इस टॉपिक समझ आया होगा। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।